विकास कुमार, आपका होस्ट एंड दोस्त। मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का शो और हम पढ़ते हैं डेली करंट अफेयर्स श्री जी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं करता हूँ आपका हार्दिक स्वागत। और दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं आज का धमाकेदार सेशन, जो कि आपके लिए आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें कि RAS, UPSC, रेलवे, बैंक और अदर पीसीएस एंड स्टेट लेवल एग्जाम है, उनमें सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। हम पढ़ते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन पढ़ने से पहले करूंगा दोस्तों, आज के साथ मोटिवेशनल लाइन की बात करते हैं। और आपकी मोटिवेशनल लाइन आपको ऊर्जावान, मोटिवेट रखने के लिए लाई जाती है कि आप दिन भर ऊर्जावान रहो और पढ़ाई को रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ, बहुत अच्छी मेहनत के साथ आप पढ़ते रहो, ताकि आपका संघर्ष कंटिन्यू बना रहे। और आने वाली कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो 2021 का एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम हुआ या आपका मेंस एग्ज़ाम हुआ, उस सब में आप क्या कर दो, एक टारगेट सेट करके आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी कंटिन्यूटी बने रहे। और उसके लिए जो आपने सपना देख रखा है अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, उसको आप पूरी दृढ़ता, निश्चयता के साथ आप पूरा कर सको, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और साथ ही साथ में दोस्तों, आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि साथ में आप सभी दोस्तों को इनवाइट कर लो, सभी साथियों को जोड़ लो। जैसे कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप या टेलीग्राम, जो भी आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब जगह आप शेयर करके सभी दोस्तों को इन्वाइट कर लीजिए। हम करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन शुरू। और मोटिवेशनल लाइन है दोस्तों, अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। सपने जो होते हैं ना दोस्तों, ये सपने देखे जाते हैं, लेकिन जो नींद में सपने आते हैं वो वाले सपने नहीं होते। सपने वो होते हैं जिसको मेहनत और संघर्ष के साथ आपको पूरा करना है। यदि आपने सपना देख रखा है, आपने किसी पद में जाने की सोच रखी है, तो उसके लिए आपको पहले तपना होगा, जगना होगा, मेहनत करनी होगी। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपकी दृढ़ निश्चयता कि आपने वो सपने को साकार करने के लिए एक जुनून सा बना रखा है अपने दिल और मन के अंदर, तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त कर लोगे और बहुत जल्दी प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो सपने को पूरा करने के लिए आप क्या होना चाहिए, जिंदा रखिए अपने सपनों को, उसकी चिंगारी मत बुझने दे, उसके लिए जुनून पैदा करके रखिए अपने मन के अंदर और उसके लिए कंटिन्यूटी बनाए रखें। आपके साथ मैं आपका वाई करंट अफेयर्स का डेली शो लेकर आता हूँ, जिसमें आपको देश दुनिया की सभी जानकारियों को मैं आपके साथ विचार विमर्श करता हूं, उनसे बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में मैं बताता हूं, साथ में उनकी डिटेल्स में हम चर्चा करते हैं और बताता हूं कि कैसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, कैसे आपको एग्जाम पास करना है और कैसे रेगुलरिटी बनाए रखनी है। दोस्तों, हम करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्जाम में रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे कि आपको सबको पता होगा ऐसे ही दोस्तों कि जो राज्य सरकार है, इन राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार में कोई ना कोई राशन सामग्री, भरण पोषण योजना, कोई ना कोई प्रकार की योजना लाई जा रही है। करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, किस राज्य कैबिनेट ने स्टूडेंट कार्ड और दुआरे राशन घर पर राशन योजना को मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य कैबिनेट ने, एक तो है दोस्तों स्टूडेंट कार्ड, क्या है दोस्तों, एक स्टूडेंट कार्ड और एक है दोस्तों दुआरे राशन योजना, दुआरे राशन योजना। अब ये क्या है और किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो स्टूडेंट कार्ड का मतलब होता है कि कोई भी बेरोजगार स्टूडेंट है, जैसे कि मैं आपकी बात करता हूँ, ठीक है, आपके पास जो है इनकम का कोई जरिया नहीं है, लेकिन आपके पास जो इनकम का जरिया नहीं है, तो बैंक वाला आपको क्या बोलेगा, भैया जा तू बेरोजगार है, तुझे क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा सकता। और ये जो किया जा रहा है, तो इसमें दिया जाएगा दोस्तों क्या, क्रेडिट कार्ड। क्या दिया जाएगा दोस्तों, क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप हायर स्टडी के लिए, उच्च पढ़ाई के लिए आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। बैंक में क्या बोलोगे, जाकर क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा, बैंक में जाकर आप लोन ले लोगे और लोन लेकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हो और कोई ना कोई जॉब मिलने के बाद आप उन पैसों को चुका सकते हो। तो इसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ में दुआरे राशन की हम बात करते हैं, तो साथ में दुआरे राशन का मतलब होता है जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई सा भी जो डिलीवरी टाइप से जो कंपनियां हैं, उसी प्रकार अब क्या होगा कि घर घर राशन पहुंचा जाएगा, डोर टू स्टॉप, मतलब डोर टू डोर, मतलब घर टू घर, घर से घर तक क्या पहुंचाया जाएगा, ऑनलाइन क्या होगा, डिलीवर होगा, ऑनलाइन राशन क्या होगा, डिलीवर होगा, ऑनलाइन राशन डिलीवर की ये सुविधा दी जाएगी दुआरे राशन में। और इसमें क्या होगा कि ऑनलाइन डिलीवरी के साथ साथ जो वहाँ के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं,
जहाँ के लोग की बात कर रहे हैं, उस राज्य की बात कर रहे हैं। किस राज्य की बात कर रहे हैं हम? पश्चिम बंगाल के द्वारा ये योजनाएं अभी हाल ही में लॉन्च की गई है ममता दीदी के द्वारा, और बताया गया है कि दुआरे राशन योजना और क्रेडिट कार्ड जो स्टूडेंटों के लिए है वो हमने लॉन्च कर दी है। और दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें बात करते हैं, इसमें क्या होगा, ऑनलाइन डिलीवरी होगी। तो वहाँ के जो लोग हैं, जो व्यक्ति है, उनको एक प्रकार का है ना रोजगार भी मिल जाएगा, साथ के साथ ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी, जिससे कि कोरोना महामारी के चलते हुए लोग बाग क्या घरों से बाहर नहीं निकलेंगे और घर पर ही उनका राशन पहुँचा दिया जाएगा। साथ के साथ में ममता दीदी के द्वारा बोला गया है अभी हाल ही में कि कोलकाता पुलिस के लिए, कोलकाता पुलिस में अभी हाल ही में वो करेंगी 2500 स्टूडेंट की पुलिस में भर्ती करेगी। 2500 स्टूडेंटों की ये पुलिस में क्या करेगी, भर्ती करेंगी, मतलब भर्ती प्रक्रिया इनके द्वारा 2500 स्टूडेंट की ये करने वाले हैं। ममता दीदी के द्वारा किए गए थे दोस्तों 3 वादे, और 3 वादों में ये सारे वादे शामिल थे। एक तो था स्टूडेंट कार्ड का योजना, दूसरा था दोस्तों दुआरे राशन, और तीसरी हम बात करते हैं तो उनके द्वारा, ममता दीदी के द्वारा हम बात करते हैं, उनके द्वारा जो घर की महिलाएँ होती है दोस्तों, घर की जो महिलाएं होती है, उन महिलाओं को, जैसे कि आपकी मम्मी है घर पर काम करती है, ठीक है, आपकी मम्मी घर पर काम करती है, उसका कोई पैसा नहीं मिलता उनको, लेकिन ममता दीदी के द्वारा ये वादा किया गया था कि जो घर पर रहने वाली घरेलू महिला है उनके द्वारा उनके लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि, मतलब एक प्रकार की सैलरी दी जाएगी, एक प्रकार की सैलरी दी जाएगी। और ये सैलरी कौन देगी? ममता दीदी देगी उनको घरेलू काम करने के लिए, और ये सैलरी देगी उनको घरेलू काम करने के लिए। और सैलरी कितनी होगी? तो जनरल की जो महिला है, जनरल कैटेगरी की जो महिला है दोस्तों, उनके लिए तो देंगी वो 500 रुपये पर मंथ। कितने देंगे? 500 रुपये पर मंथ। और जो ST/SC कैटेगरी की जो महिला है, ST/SC कैटेगरी की जो महिला है, उनको देंगे वो ममता दीदी 1000 रुपये पर मंथ। यह आपको समझ में आया होगा। ममता दीदी के 3 वादे थे, उन तीनों वादों को उन्होंने पूरा कर दिया। ऐसा राजनेता और जो राजनीति की जो ऐसी महिला है ममता दीदी, जिन्होंने अभी हाल ही में राजनीति में आकर जो CM बन गई ममता दीदी पश्चिम बंगाल की, उन्होंने ये अपने तीनों वादों को भरपूर पूरा कर लिया है, जिनमें क्रेडिट कार्ड, दुआरे राशन और घर की महिलाओं को प्रोत्साहन राशि, एक तरह से उनकी सैलरी उन्होंने फिक्स कर दी है 500 रुपये पर मंथ। तो जनरल कैटेगरी के लिए, ST/SC कैटेगरी के लिए 1000 रुपये। ये आपको समझ में आ गए। आगे हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में चलते हैं। तो दोस्तों मैं बताऊंगा पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में आपको पता है पश्चिम बंगाल की जो CM है वो कौन है? पश्चिम बंगाल की CM है ममता बनर्जी, ममता दीदी। और बात करते हैं किनकी? राज्यपाल की। तो राज्यपाल कौन है दोस्तों? राज्यपाल है वहाँ के जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ वहाँ के राज्यपाल है। आगे हम बात करते हैं यहाँ की। तो यहाँ की लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट की है कितनी है, और विधानसभा सीट कितनी है, जिनका आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब देना है। किनकी ये बात कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल की राजधानी है दोस्तों कौन सी? कोलकाता। आपको बताना है। और साथ के साथ में यहाँ का नेशनल पार्क कौन सा है जो प्रसिद्ध है, उसके नाम आप जल्दी से बता दीजिए। बात करते हैं लोकसभा सीट की। तो लोकसभा सीट कितनी है? 42। राज्यसभा सीट कितने हैं? 16। और इसकी बात करते हैं विधानसभा सीट कितनी है? तो ये है 294। और यहाँ का जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क है वो है दोस्तों सुंदरबन। जो सुंदरबन है यहाँ का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। आगे चलते हैं और बात करते हैं ममता दीदी ने क्या बोला है। ये देखिए, इधर देखिए, एक सेकेंड, ये देखो कहाँ गया ममता दीदी का, ये देखो आप, ये ममता दीदी ने बोला है, इधर देखना ध्यान से। वेस्ट बंगाल कैबिनेट अप्रूव्ड 3 स्कीम, मतलब मैंने आपको बता दी तीनों स्कीम को। प्रॉमिस जो इन्होंने वादा किया हुआ था इन TMC तृणमूल कांग्रेस के द्वारा, जबकि इनका पोल मैनिफेस्टो जो इनका चुनाव के पहले जो पोल मैनिफेस्टो था, इनमें इन्होंने ये वादा किया था, इनको बेखुदी इन्होंने निभा लिया है। आगे बात करते हैं। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं
ये है ममता दीदी, जिनका इनके बारे में मैंने बता दिया, जिन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एंड द डोर राशन, जो राशन है डोर स्टेप का, वो भी लॉन्च इन्होंने कर दिया है। बात करते हैं हम इसमें, तो ये जो क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने के साथ जो दुआरे राशन कार्ड, जो दुआरे राशन की जो योजना लॉन्च की है, उसमें लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को, कितने को दोस्तों, लगभग 1.5 करोड़ परिवारों को ये सुविधा मिलने वाली है। और ये घर घर पहुंचाने के लिए कार्यक्रम को भी इन्होंने हरी झंडी दे दी है। अब करते हैं पश्चिम बंगाल की थोड़ी सी बात, क्वालिटी की बात करते हैं। तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में बात करते हैं, राजधानी है कोलकाता, राज्यपाल जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें 294, और साथ ही साथ में नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, बक्सा गोरमुरा, दोस्तों इनको नोट कर लो, बक्सा गोरमुरा ये नेशनल पार्क है, जलदापरा, नेवारू घाटी, सिंगालीला एंड सुंदरबन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एनटीपीसी रेलवे वाले बच्चे बिल्कुल ना छोड़े, बिल्कुल नोट कर ले हर एक लाइन को, ठीक है। ये सुंदरबन यहाँ का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स में समझा दी। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपके सामने रहने वाला है इम्पोर्टेंट। अभी हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन बुद्ध पूर्णिमा को वर्चुअल बैसाख, कौन सा वर्चुअल बैसाख जो वैश्विक समारोह है इसको संबोधित किया है। तो जो मोदी जी के द्वारा जो अभी हाल में बैसाख मनाया गया था पूर्णिमा के दिन, और ये पूर्णिमा के दिन मनाया गया था दोस्तों, ये पूर्णिमा के दिन मनाया गया था। तो ये बैसाख पूर्णिमा मनाई जाती है कब, बैसाख पूर्णिमा मनाई जाती है दोस्तों, कब मनाई जाती है, तो ये बैसाख पूर्णिमा जो मनाते हैं महात्मा बुद्ध जी के बारे में। इसमें क्या होता है कि इनका जन्म, किनका, महात्मा बुद्ध जी का जन्म, इनकी मृत्यु, जो मोक्ष है इनको प्राप्त हुआ, यह मोक्ष, और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, इन ज्ञान की प्राप्ति को लेकर ये दिन मनाया जाता है, इनकी याद में ये मनाया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और अभी हाल ही में 26 मई को ये बैसाख पूर्णिमा जो मनाया गया था, ठीक है। और मोदी जी ने इसमें क्या हुआ था कि 50 जो बौद्ध धर्म के अनुयायी या जो इनके लोग हैं, इनके साथ इन्होंने वैश्विक स्तर पर मीटिंग ली थी। कितने, 50 जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके साथ इन्होंने वैश्विक स्तर पर क्या ली थी दोस्तों, मीटिंग ली थी, वैश्विक स्तर पर इन्होंने मीटिंग ली थी। हम बात करते हैं इसकी, तो जिनकी बात करते हैं वैशाख पूर्णिमा की, तो वैशाख पूर्णिमा की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध जी के बारे में बात करते हैं। चले आगे चलते हैं, महात्मा बुद्ध जी के बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ना 100% श्योर लिख लो, आपके इसमें से जो तथ्य मैं बताने जा रहा हूँ, आपके आने वाले कोई सा भी एग्जाम होगा जिसमें बौद्ध या जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें ये बिल्कुल टपकने वाला ये क्वेश्चन है। हम बात करते हैं मोदी जी के द्वारा ये वर्चुअल वैसाख डे का मनाया गया था। इसमें बुद्ध पूर्णिमा के दिन इन्होंने ये सेलिब्रेशन किया था देश दुनिया में, और ये मनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत, भारत का संस्कृति मंत्रालय के तहत यह मनाया जाता है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, ठीक है। ये बात करते हैं बुद्ध के बारे में। तो बुद्ध के बारे में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पर, लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था जन्म, तो जन्म हुआ था दोस्तों लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में, जो कहाँ पर है, नेपाल में। अभी इसको भी मैं बताऊंगा आपको। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध वाज बोर्न इन, कब हुआ था, 563 BC में इनका जन्म हुआ था। इनका जो नाम था वो क्या नाम था दोस्तों, तो सिद्धार्थ इनका नाम था। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्धार्थ बचपन में किसका नाम था, या महात्मा बुद्ध का बचपन में क्या नाम था, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो कपिल वस्तु है, नहीं लुम्बिनी जो कपिल वस्तु है, यहाँ पर इनका, यहाँ के ये राजकुमार थे, मतलब यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बुद्ध के फादर की बात करें तो बुद्ध के फादर कौन थे, शुद्धोधन। कौन थे बुद्ध के फादर, तो बुद्ध के फादर थे दोस्तों शुद्धोधन, है ना। ये शाक्य वंश के थे, कहाँ के, ये शाक्य वंश जो होता है
वहाँ कहते हैं इनकी माता जो थी, इनकी माता जो माया थी, इनकी माता का नाम क्या था, ये थे दोस्तों इनके पिताजी। और माता की हम बात करते हैं, माता का नाम था माया। और इनका माया का जो इनकी माता जी का जो है मृत्यु है, वो मृत्यु इनके 7 दिन की उम्र में भी हो गया था। जो इनकी 7 दिन की एज हो गई थी पैदा होने के बाद, इनमें इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। जब ये क्या हुए थे, केवल 7 डेज के थे, ओनली 7 दिन के ये थे, तब इनकी माता का निधन हो गया था। और जो इनको पालन पोषण किया गया था, वो जो इनकी माया जी की बहन थी, मतलब इनकी मौसी थी महाप्रजापति। इनका नाम क्या था, इनकी मौसी का नाम था महाप्रजापति। कौन था दोस्तों, क्या नाम था, महाप्रजापति। और इन महाप्रजापति के द्वारा, इन मैडम के द्वारा, इनके द्वारा, जो इनकी मौसी थी, इनके द्वारा इनका है ना पालन पोषण किया गया था। अब बात करते हैं इनके बारे में, सिद्धार्थ जी के बारे में बात करते हैं। तो इनको बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई। ये देखो दोस्तों लुम्बिनी, ये लुम्बिनी आपको दिखाई दे रहा है, ये लुम्बिनी, एक सेकेंड देखिए, ये लुम्बिनी, ये कहाँ स्थित है, नेपाल में। और हम बात करते हैं, ये रहा बोध गया, बिहार की पटना की हम बात करेंगे, इसकी भी हम बात करेंगे। ये लुम्बिनी है, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं इनकी, तो इन्हीं के बारे में मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। तो इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ। तो ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं दोस्तों। तो ज्ञान की, एक सेकेंड, यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति देखिए दोस्तों, इनको कहाँ पर हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध जो पेड़ है, पीपल का एक पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये पीपल का पेड़ कहाँ स्थित है, निरंजना नदी के तट पर। कहाँ पर है, निरंजना नदी के तट पर ये एक पीपल का पेड़ था, यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है संबोधि। क्या बोला जाता है दोस्तों, संबोधि इसको बोला जाता है। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको बोला जाता है संबोधि, जिनको महात्मा बुद्ध को ज्ञान की। अब इन्होंने क्या किया था, 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था, घर त्याग दिया था, मतलब अपना घर छोड़ दिया था। और इस घटना को बोला जाता है महाविनिष्क्रमण, ये बोला जाता है इस घटना को। किस घटना को, जो इनके गृह त्याग की घटना है 29 वर्ष की, इस घटना को क्या बोला जाता है, महाविनिष्क्रमण। भैया एक एक लाइन नोट कीजिए दोस्तों, ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसे क्या बोला जाता है, संबोधि। इन्होंने गृह त्याग की जो घटना है, वो गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है, महाविनिष्क्रमण। अब इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन के लिए इन्होंने जो धर्म फर्स्ट जो इनके अनुयायी को इन्होंने उपदेश दिया था। फर्स्ट टाइम में जिन्होंने इनके अनुयायी के द्वारा इनके अनुयायी को उपदेश दिया था, उस उपदेश को क्या बोला जाता है, उस उपदेश को बोला जाता है दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। जो इनका फर्स्ट उपदेश था इनके अनुयायी को दिया गया था, इसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। और इसके बारे में मैं बता दूं आपको, ये फर्स्ट कहाँ पे दिया था, ये दिया था दोस्तों सारनाथ पर। कहाँ दिया था, सारनाथ। कहाँ पर है, वाराणसी में। इन्होंने ये पहला उपदेश दिया था सारनाथ वाराणसी में। आगे हम बात करते हैं इनकी, तो महात्मा बुद्ध जी का जो महात्मा बुद्ध जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो महात्मा बुद्ध जी की ये देखो, आपको डिटेल बताऊँगा। ये महात्मा बुद्ध जी का इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इधर देखो आपके यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, ये डब्बे से ऐसे करके ये डब्बे दिखाई दे रहे होंगे। ये डब्बों की संख्या है दोस्तों कितनी, 108। कितनी है, 108। इंटरेस्टिंग फैक्ट में जो बुद्धा के ईयर है, इज नॉट एक्चुअली हीयर बट इज 108 स्नेल्स है। ये क्या है, 108 स्नेल्स है दोस्तों, है ना। ये आपके 108 स्नेल्स हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये इनके हेयर नहीं है, मतलब बाल नहीं है, ये 108 इनके स्नेल्स है। ये संख्या आपको पता लग गई। साथ में बुद्धा जी के बारे में आपको बता दिया लुम्बिनी में। और इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के पेड़ के नीचे, ये देखिए आप, पीपल के पेड़ के नीचे इनको जो निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे क्या बोला जाता है, सम्मुति बोला जाता है। और जो इनका जो निर्माण है दोस्तों, मतलब इनका जो मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं, तो इनकी मोक्ष प्राप्ति की जो घटना है, उस घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाता है,
परिनिर्वाण, ये बोला जाता है इनकी मोक्ष प्राप्ति की घटना को, मोक्ष प्राप्ति की घटना को ये बोला जाता है महापरिनिर्वाण। और ये कहाँ हुई थी इनका, ये हुई है कुशीनगर, कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण ये कुशीनगर में हुआ था। मैंने आपको महात्मा बुद्ध के बारे में सारे फैक्ट बता दिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, माता का नाम माया था, पिता का नाम शुद्धोधन था। 563 BC में इनका जन्म हुआ, लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे संबोधि कहते हैं। साथ में बात करते हैं इनकी जो पहला उपदेश दिया गया था, पहला उपदेश जो दिया गया था उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। साथ में इन्होंने ग्रह त्याग की जो घटना थी वो उसे बोला जाता है महाविनिष्क्रमण, क्या बोला जाता है, महाविनिष्क्रमण। और इनकी जो मृत्यु हुई, जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ, इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है महापरिनिर्वाण। साथ में एक बात बताऊंगा आपको, जो कुशीनगर है, इस कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। आपके क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, यूपीएससी वाले, आरएस वाले और साथ ही रेलवे वाले इस चीज़ को नोट कर लेना अगर आपने नोट नहीं की रखी तो। बात करते हैं इनकी बौद्ध संगतियों के बारे में, आपसे पूछा जाता है इनके बारे में, बौद्ध संगतियों के बारे में पूछा जाता है। तो फर्स्ट बौद्ध संगति की हम बात करते हैं, तो फर्स्ट बौद्ध संगति की बात करते हैं। तो फर्स्ट बौद्ध संगति में जो बात करेंगे शासक की, ये कहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था, साथ में इसके अध्यक्ष कौन रहते और साथ में बात करते हैं इनका वर्ष काल क्या था। तो फर्स्ट बौद्ध संगति जो हुई थी वो अजात शत्रु, कहाँ पर दोस्तों, अजात शत्रु, यहाँ के जो अजात शत्रु थे शासक थे, इनके कार्यकाल में राजगृह में, कहाँ पर, राजगृह में अजात शत्रु शासक थे। कार्यकाल का जो वेन्यू था वो राजगृह पे था। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, कौन थे, महाकश्यप, ये इसके अध्यक्ष थे, महाकश्यप अध्यक्ष थे। और ये हुआ था 483 BC में, 483 BC में पहली बौद्ध संगति शासक अजातशत्रु। कार्यकाल जो कार्यक्रम होता राजगृह में, अध्यक्ष महाकश्यप और वर्ष 483 BC। सेकंड की हम बात करते हैं तो सेकंड हुई थी काल अशोका था, काल अशोका इसका ये शासक था, काल अशोका सेकंड बौद्ध संगति में। और ये हुई थी वैशाली में, वैशाली में ये हुआ था। तो इसके बात करते हैं अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष थे सभाकर्मी, सभाकर्मी इसके अध्यक्ष थे, सभाकर्मी इसके अध्यक्ष थे। और 383 BC में यह हुआ था, 383 BC में यह हुआ था। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में थे अशोक जी, अशोका जो थे, अशोका जो थे ये अशोका शासक थे। पाटलिपुत्र में ये आयोजित हुआ था, पाटलिपुत्र में ये आयोजित हुई थी तीसरी बौद्ध संगति। और जो मोगली पुत्र है, मोगली पुत्रा है, ये मोगली पुत्रा की हम बात करते हैं, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। ये आयोजित हुई थी 250 BC में। इनको ये आप नोट कर लीजिए या कहीं भी नोट करके दीवार पे चिपका लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे इनमें से एक फैक्ट पूछा जा सकता है। बात करते हैं कनिष्क, यहाँ पे शासक थे। चौथी बौद्ध संगति में शासक कौन थे, कनिष्क। और ये बात करते हैं जो आयोजित हुई थी ये कुंदन वन में हुई थी, कहाँ पर, कुंदन वन में आयोजित हुई थी, जो कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, कुंदन वन में आयोजित होती। और वासुमित्रा इसमें क्या थे, अध्यक्ष थे, वासुमित्रा अध्यक्ष थे। और ये हुई थी 72 AD में, कब हुई थी, 72 AD में। ये चारों बौद्ध संगतियों के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया, आपको एक बार डिटेल्स में नोट कर लेना है और आपको इसको नोट करके अपने पास रख लेना है। और एक बार रिवीजन के लिए आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, तृतीय कब हुई, तृतीय कब हुई और चौथी कब हुई। आपसे इनके शासक और अध्यक्ष भी पूछा जा सकता है, साथ ही इनका कार्यक्रम का जो वेन्यू है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके पहले मैं बता दूं कि जो टीचिंग मेथड होता है बुद्धिज्म में, टीचिंग मेथड जो होता है इनमें क्या सिखाया जाता है, इनमें 8 प्रकार की बातें बताई जाती है। कितने प्रकार की बातें बताते हैं, 8 प्रकार की बातें बताई जाती है। और ये 8 प्रकार की बातें क्या बोलती है कि आपको राइट व्यू करना है, राइट देखना है, राइट रिजोल्व करना है, राइट सॉल्यूशन निकालना है, राइट स्पीच करना है, राइट बोलना है, राइट कंडक्ट करना है, राइट लाइवलीहुड देना है, अच्छे से आपकी जीवन यापन करना है ईमानदारी के साथ, राइट एफर्ट लगाना है, राइट माइंडफुलनेस रहना है और राइट कंसंट्रेशन आपको रखना है। ये 8 प्रकार की बातें इसमें बताई जाती है।
सिखाई जाती है। मैंने ये आपको बता दिया है कि क्या क्या बातें थी, आपको एक बार इसको अभी नोटबुक में नोट कर लेना है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बुद्ध से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो मंदिर बने हुए हैं इनमें बौद्ध से संबंधित जो भी चीज़ें रखी हुई है इसमें रखी हुई है। और अभी हाल ही में 26 मई 2021 को बुद्ध पूर्णिमा का वर्चुअल वैश्विक सम्मेलन किया गया, जिसमें मोदी जी ने इसमें कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी 3rd नंबर की। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो, किसकी भैया, सीबीआई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल में सीबीआई की बात करते हैं, तो सीबीआई के केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सुबोध जायसवाल को। किन्हें नियुक्त किया गया है? सुबोध जायसवाल को नियुक्त किया गया है। और ये सुबोध जायसवाल कौन है? तो ये आईपीएस डीजी और 1985 बैच के ये डेकोरेटेड ऑफिसर है, एक प्रकार के डेकोरेटेड ऑफिसर है 1985 बैच के, महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के। अब इनको सीबीआई नियुक्त किया है, तो ये सीबीआई नियुक्त किनके द्वारा किया जाता है? तो ये 3 लोगों के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 3 लोगों की हम बात करते हैं, तो पहले तो दोस्तों हैं भारत के प्रधानमंत्री, आपको पता होंगे कौन है, बच्चा जानता भी है भारत के प्रधानमंत्री को। दूसरी बात करते हैं, ये किया जाता है लोकसभा के विपक्ष नेता के द्वारा, लोकसभा के विपक्ष के नेता के द्वारा। और साथ में 3 जनों की इसमें राय होती है। और तीसरा होता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। और बात करते हैं अभी हाल ही में, तो ये भी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है बताइए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है एन.वी. रमन्ना। और लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो ये है दोस्तों, ये कौन है? अधीर रंजन। कौन है? लोकसभा के विपक्ष के नेता अधीर रंजन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन तीनों के द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। सीबीआई का जो केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं सुबोध जायसवाल, जो कि 1985 के ये महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। और ये जो पहले बात करते, जो सीबीआई की हम बात करते, तो सीबीआई पहले क्या था दोस्तों? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता था, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता था। लेकिन वर्तमान की हम बात करते हैं, तो वर्तमान में ये आता है, किसके अंतर्गत आता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों, किसके अंतर्गत आता है बताइए? क्या आता है? कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय के अंदर, कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। आपसे पूछ लिया जाएगा सीबीआई किसके अंतर्गत आता है, तो वर्तमान में कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय के ये अंतर्गत आता है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता चली होगी। अधिनियम, इसकी शक्ति की बात करते हैं, शक्ति अधिनियम की, तो दिल्ली विशेष सूचना अधिनियम शक्ति की हम बात करते हैं। दिल्ली विशेष जो पुलिस का अधिनियम है उसके अंतर्गत इसका अधिनियम आता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसमें, तो इसमें बात करते हैं जो डेकोरेटेड ऑफिसर है सुबोध जायसवाल, इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये है दोस्तों सुबोध जायसवाल, और सुमंत कुमार जायसवाल को सीबीआई का अभी हाल में नियुक्त किया गया है। इनकी बात करते हैं सीबीआई की, तो सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में सीबीआई का हेडक्वार्टर है। साथ में इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसमें, तो आपको पता है इसके द्वारा अभी हाल में सीबीआई के तो ये नियुक्त किए गए। अब आपको मुझे यहाँ पर ये बताओ कि अभी हाल ही में किसको मुख्य सतर्कता आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष, साथ में आपको बताना है दूसरा मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त ये कौन है? तीसरा आपको बताना है दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बताओ, तीनों का आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करना है। मुख्य सतर्कता आयुक्त जो कौन है?
मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, साथ में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की हम बात करते हैं तो कौन है, संजय कोठारी। कौन है दोस्तों, संजय कोठारी। मुख्य कौन है, सतर्कता आयुक्त कौन है, संजय कोठारी। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं तो कौन है, यश वर्धन। कौन है, यश वर्धन। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो कौन है, सुशील चंद्रा। पहले कौन थे, पहले थे सुनील अरोड़ा, अभी कौन है, सुशील चंद्रा। कौन है दोस्तों, सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन जी है और मुख्य सतर्कता आयुक्त को के कौन है, संजय कोठारी है। और सीबीआई के कौन है, जिनका कार्यकाल 2 साल का रहने वाले हैं, सुबोध कुमार जायसवाल। मैंने आपको अच्छी तरह से ये बता दिया है। आगे चलते हैं और बात करते हैं, ये है दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल, जो कि एक डेकोरेटेड ऑफिसर है, बहुत अच्छे ऑफिसर है। इनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला है, प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंशियल पुलिस का अवार्ड इनको मिल चुका है 2019 में। ठीक है, ये देखिए आप, ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो आप, एक सेकेंड, ये देखिए आप, इनको सुबोध कुमार जायसवाल वाज अवार्डेड द प्रेसिडेंट, यहाँ से नोट करना आप, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर दिस इज डिस्गाइज सर्विस, जो इनको 2019 में ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, ये महाराष्ट्र के डीजीपी भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र के सबसे जो बड़ा पद है उसमें भी ये रह चुके हैं, और ये 1985 बेस के महाराष्ट्र के आईपीएस है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में। तो अभी हाल ही में बताओ आप, ये तो आपने बता दिया, इसके बारे में अगली बात ये भी नोट कर लो आपकी नोटबुक में, डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है, राकेश अस्थाना जी है। कौन है दोस्तों, राकेश अस्थाना जी, जो बीएसएफ के क्या है, डायरेक्टर जनरल है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ के कौन है, कुलदीप सिंह जी सीआरपीएफ के क्या है, डायरेक्टर जनरल है। डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल के जो डायरेक्टर जनरल कौन है, सीमा बल के, ये है दोस्तों कुमार राजेश चंद्रा। क्या नाम है इनका, कुमार राजेश चंद्रा एसएसबी के डायरेक्टर जनरल है। डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह, बीएसएफ के राकेश अस्थाना, और डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी की बात करते हैं तो इसमें सुरजीत सिंह। कौन है दोस्तों, सुरजीत सिंह, जो सुरजीत सिंह देसवाल है। और सुरजीत सिंह देसवाल किसके डायरेक्टर जनरल है, तो आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतन जो पुलिस बॉर्डर का है, इनकी ये क्या है, डायरेक्टर जनरल है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी की बात करते हैं तो एनएसजी के कौन है, एम गणपति साहब इनके डायरेक्टर जनरल है, किसके, एनएसजी के। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। 4 तो ये मैंने बता दिए, 3 वो बता दिए, 4 3 7 जनों की मैंने आपको लिस्ट दे दी, अच्छे से आप इसको नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम करते हैं बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इसके बारे में आपको अच्छी तरह पता होगा, हाल ही में 24 मई 2021 को वर्चुअल मोड में 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है, तो ये की है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। 74वीं विश्व स्वास्थ्य जो सभा है, इसकी अध्यक्षता की है दोस्तों किन्होंने, इन्होंने की है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, जो कि हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। और इन्होंने इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य समीक्षा की, स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ ली कोरोना महामारी के चलते हुए, और इसमें शामिल किया गया था डायबिटीज़ को। किसको शामिल किया गया था, डायबिटीज़ को। आपको ये बताओ मेरे को इस क्वेश्चन को देखकर कि कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। और बात करते हैं WHO की एक बार फिर से, तो WHO की स्थापना हुई थी 1948 में, और टेड्रोस साहब इसके अध्यक्ष है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल दिवस का मतलब होता है दोस्तों कॉमनवेल्थ। क्या है, कॉमनवेल्थ डे। कॉमनवेल्थ डे किस दिन मनाया जाता है, तो अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ डे मनाया गया। कब मनाया गया, 24 मई को। कब मनाया गया था, 24 मई को।
24 मई को ये डे मनाया गया। लेकिन ये दोस्तों बताना इतना सा है कि 24 मई को क्यों मनाया गया। क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता लग गया। और कॉमनवेल्थ की हम बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ होता क्या है, कॉमनवेल्थ की हम बात करते हैं तो कॉमनवेल्थ होता क्या है दोस्तों। तो हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ की। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉमनवेल्थ है दोस्तों, ये एक प्रकार का संघ है। कॉमनवेल्थ क्या है, एक प्रकार का संघ है। और ये संघ क्या है, ब्रिटेन के द्वारा या इंग्लैंड के द्वारा जिन जिन देशों में राज किया गया है वो कॉमनवेल्थ देशों की कैटेगरी में माने जाते हैं। इनका तो ये मानना है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो महारानी जो विक्टोरिया है, ठीक है, यहाँ की जो महारानी है जिसने भी शासन किया है, जिस संघ में शासन किया उनको कॉमनवेल्थ कहा जाता है। साथ में जो रानी विक्टोरिया है, किनका, रानी विक्टोरिया, जो महारानी विक्टोरिया है, इसका जन्म दिवस माना जाता है 24 मई को। 24 मई को इनका जन्म दिवस आता है और इसी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इनको मनाया जाता है। और इनका जन्म हुआ था 24 मई 1819 को। 24 मई 1819 को इनका जन्म हुआ था और 24 मई के इनको मनाया जाता है कौन सा, राष्ट्रमंडल डे, राष्ट्रमंडल डे। और भारत में क्यों मनाया जाता है कि भारत में भी ये राष्ट्रमंडल की कैटेगरी में शामिल हो गया था, कॉमनवेल्थ में ये शामिल हो गया था। और बात करते हैं रानी विक्टोरिया की। तो रानी विक्टोरिया की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो हुई थी 22 नवंबर 1901 में। और जो इनकी बात करते हैं तो ये मनाया गया 24 मई 1902 को पहली बार इनकी याद में मनाया गया था एम्पायर डे। क्या मनाया गया था, एम्पायर डे मनाया गया था। और इस एम्पायर डे को नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया, बाद में कर दिया कॉमनवेल्थ डे या राष्ट्रमंडल दिवस ये कर दिया गया है। और वर्तमान में जो कॉमनवेल्थ डे है इसमें कितने देश शामिल है, तो वर्तमान में इसमें 54 देश शामिल है। कितने देश शामिल है दोस्तों, 54 देश इसमें शामिल है। और भारत 24 मई को इसमें शामिल हुआ था, इसलिए कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। ये आपको सारी चीज़ें पता लग गई। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की, इसी में बात करते हैं। तो ये देखिए, हाउ एस्टवेल एम्पायर डे बिकम कॉमनवेल्थ डे, हिस्ट्री, थीम एंड सिग्निफिकेंस। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि कॉमनवेल्थ को पहले एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था। 24 मई 1902 को पहली बार मनाया गया और बाद में इसका नाम क्या बन गया, कॉमनवेल्थ डे के रूप में इसको मनाया जाने लग गया। ये देखिए आप, और ये दो मनाया जाता है कॉमनवेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकंड मंडे इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर इन द वर्ल्ड एंड इंडिया में मनाया जाता है ये 24 मई को। 24 मई को क्यों मनाया जाता है कि भारत इसमें शामिल हुआ था। लेकिन बात करते हैं वर्ल्ड की, तो सेकंड जो मंडे होता है, सेकंड जो मंडे होता है दोस्तों, कब, 5 मंथ का इसमें मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। और भारत में 24 मई को यह मनाया जाता है। ये आपको देखिए, इसमें एक चीज़ और बताता हूँ आपको। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ डेट ऑफ क्वीन विक्टोरिया हु वाज बोर्न मई 24 मई 1819। ये डाटा है आपके पास, है ना। तो ये आपको पता लग गया क्यों मनाया जाता है। ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह पता लग गई। और इसकी थीम रही है द कॉमनवेल्थ डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। इसके दोस्तों जो थीम रही है, एक बार इसको भी नोट कर लो, द कॉमनवेल्थ डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, जिसमें बोला गया है कनेक्टिंग हो इन्वर्टिंग ट्रांसफॉर्मिंग। ये थीम है कॉमनवेल्थ दिवस की, 24 मई को ये मनाया गया था। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में एटीपी जिनेवा ओपन, क्या है दोस्तों, एटीपी जिनेवा ओपन। ये एटीपी जिनेवा ओपन जो है ये किसने जीत लिया, तो एटीपी जिनेवा ओपन का जो खिताब है ये जीत लिया है दोस्तों कैस्पर रूड ने। किसने जीत लिया है, कैस्पर रूड ने ये जीत लिया। ये खेल से संबंधित सूचना थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एटीपी जिनेवा ओपन जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये आयोजित की गई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी। एटीपी जेनेवा ओपन का जो खिताब है ये जीत लिया कैस्पर रूड ने। और बात करते हैं हरा किसको दिया, तो डेनिस साफवाला को हरा दिया। हराया किसको, हराया दोस्तों डेनिस साफवाला को इन्होंने हराया था। किसने, कैस्पर रूड ने। ये आपको मैंने अच्छे से डिटेल में बता दी। साथ के साथ में अभी हाल में जो 10th इटालियन ओपन है, 10th
10वें नंबर की जो इटालियन ओपन है ये किसने जीती थी? जल्दी से आंसर बताइए, किसने जीती थी दोस्तों? तो ये जीती थी राफेल नडाल ने। किन्होंने जीती थी? राफेल नडाल ने ये प्रतियोगिता जीत ली थी। 10वां इटालियन ओपन की ये प्रतियोगिता थी जो किसने जीती थी? ये जीती थी राफेल नडाल ने। और ये देखिए आप, ये टेनिस के रस्टलेस जो रूड है जिन्होंने ये प्रतियोगिता जीत ली है। जेनेवा ओपन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये प्रतियोगिता थी। और इन्होंने किसको हराया था? तो इन्होंने हराया था दोस्तों किनको? डेनिस सेफवाला को इन्होंने हराया था। और कैस्पर रूड ने ये प्रतियोगिता जीत ली है। ये सारी चीज़ आपको दिखाई दी होगी। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये 10वां जो हाल ही में 10th इटालियन ओपन हुआ था, इसमें का टाइटल किसने जीता? राफेल नडाल ने जीत लिया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम में, आने वाले सभी एग्जाम में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर देने की आप कोशिश करो। किस राज्य सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर करने की घोषणा की है? तो जो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो स्टेडियम था उसका नाम किसके नाम पर बोला गया? पद्मश्री बलबीर सिंह जूनियर के नाम पर, बलबीर सिंह जूनियर के नाम पर रखने की बात की है। अब बलबीर सिंह जूनियर कौन थे? तो बलबीर सिंह जूनियर ऐसे खिलाड़ी थे दोस्तों, भारत आज़ाद होने से पहले क्या था कि भारत और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी थे, ज़बरदस्त खिलाड़ी, जिनको अंग्रेजों के शासन के तहत जो अंग्रेज शासन करते थे तब भी ये क्या खेलते थे? हॉकी की खेलते थे। और ये ऐसे दिग्गज खिलाड़ी थे, भारत पाकिस्तान के दोनों के मिला के जो पूछो मत कि ये सबको हरा देते थे। बलबीर सिंह जो जूनियर की हम बात करते हैं, ये एक ऐसी टीम के, उस टाइम के टीम के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। ठीक है, हम बात करते हैं जब भारत आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान अलग बंटवारा बट गया, तो कुछ खिलाड़ी चले गए पाकिस्तान में और कुछ खिलाड़ी रह गए भारत में। तो भारत के लिए बोला गया कि भारत ओलंपिक में नहीं जीत सकता, है ना, तो ये बात बोली गई थी। लेकिन इनके द्वारा इनके नेतृत्व में, इनकी बात करते हैं जो बलबीर सिंह जूनियर थे, इनके नेतृत्व में अच्छा गेम खेला गया। और इनके द्वारा जो ओलंपिक है, ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जीता है। 3 बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और 3 बार गोल्ड मेडल कब जीता? तो इन्होंने जीता दोस्तों 1948, 1952 और 1956 को। 1952 और 1956 को इन्होंने क्या जीत लिया? गोल्ड मेडल जीत लिया। 1952 की हम बात करते हैं जिसमें कि भारत और नीदरलैंड के बीच, भारत और नीदरलैंड के बीच में जो मैच हुआ था हॉकी का, ओलंपिक का फाइनल मैच था दोस्तों। और इसमें इन्होंने हैट्रिक के द्वारा एक रिकॉर्ड गोल किए थे। और वो रिकॉर्ड गोल कितने थे? उन रिकॉर्ड गोल को अभी भी याद किया जाता है। और ये रिकॉर्ड गोल थे दोस्तों 5 गोल। इनके द्वारा सर्वाधिक गोल किए गए थे दोस्तों, हैट्रिक गोल, जिसमें कि 5 गोल शामिल थे। भारत विज नीदरलैंड का जो फाइनल मैच था ओलंपिक 1952 का, जो कि हेलसिंक ओलंपिक था, जिसका नाम था हेलसिंक ओलंपिक। नोट कर लेना एक चीज़ आप, है ना, हेलसिंक नोट कर लेना इसको। तो ये के द्वारा रिकॉर्ड गोल किए थे 5। और इनके द्वारा एक बुक लिखी मैंने, किनकी एक बुक है, द गोल्डन, क्या नाम है दोस्तों? बुक का नाम है द गोल्डन हैट्रिक बायोग्राफी, द गोल्डन हैट्रिक बायोग्राफी इनके लिए ये बुक है, द गोल्डन हैट्रिक बायोग्राफी, इनके लिए ये बुक है। ये सारी चीज़ें आपको बलबीर सिंह जूनियर के बारे में तथ्य है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। साथ में हम बात करते हैं, इसके आगे बताता हूँ आपको बलबीर सिंह जूनियर के बारे में। एक सेकेंड, ये तो पद्मश्री बलबीर सिंह जूनियर थे जिनका नाम बदल के अभी हाल ही में, इसका आंसर देखिए, एक सेकेंड, इसका आंसर मैं बताऊंगा। मोहाली जो है क्रिकेट, जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है, इसका नाम बदलकर बलबीर सिंह जूनियर स्टेडियम करने की मांग की है और घोषणा की है। तो ये की है पंजाब राज्य ने, और पंजाब में दोस्तों मोहाली। आगे मैं बताना चाहूँगा बलबीर सिंह जूनियर के बारे में। तो ये देखिए, हॉकी स्टेडियम
रीनेम्ड आफ्टर बलवीर सिंह सर सीनियर टू मार्क हिज डेथ एनिवर्सरी। इनकी डेथ एनिवर्सरी पर ये चीज़ बोली गई है पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। ये थे दोस्तों बलवीर सिंह जूनियर सीनियर, जिनको 31 दिसंबर 1923 को तो इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु अभी हाल ही में 31 दिसंबर 1923 का तो इनका जन्म था। और बात करते हैं इनकी मृत्यु 25 मई 2020 को हुई थी। 25 मई 2020 को इनकी मृत्यु हुई थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं। एक सेकेंड, ये देखिए आप दोस्तों, ये आपको सीन दिखाई दे रहा होगा। इन्होंने पहली बार जो तिरंगा ले रहा था विदेशी भूमि पर हॉकी को लेकर, तो ये वही खिलाड़ी थे जिन्होंने पहली बार विदेशी भूमि पर लहराया था, तिरंगा ले रहा था और भारत ने अपना नाम रोशन किया था। ये बलवीर सिंह सीनियर है। इनके बारे में बता दूं, ये पंजाब पुलिस के क्लब के भी पंजाब पुलिस क्लब के भी ये थे। इनको सेंटर अवार्ड मिला है, इनको पद्म भूषण भी अवार्ड मिला है और इनको 30/5/1958 पाकिस्तान टोक्यो में ये वो जो हुआ था मैच का बात बता दी मैंने आपको। ये सारी चीज़ें इनके बारे में पता लग गए। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में लगभग 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर, कौन सा दोस्तों, वन स्टॉप सेंटर बोला जाए शॉर्ट फॉर्म में OSC इसका स्थापित करने का निर्णय लिया है। इनमें से कौन सा देश हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों ये 10 देश है, कुवैत, ओमान, कनाडा, ये तो सभी शामिल है। लेकिन इसमें शामिल नहीं होने की बात बोली गई है, तो अमेरिका US इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक विकसित देश है, विश्व का चौथी एक विकसित देश है और इसके द्वारा ही बोला गया है। पहले बात करते हैं कि वो OSC होता क्या है। ये जो बोला गया है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बोला गया है। किसके द्वारा बोला गया है? महिला, एक सेकेंड, इनके द्वारा बोला गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये बोला गया है। और इनके मंत्री कौन है? बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये है दोस्तों स्मृति ईरानी इनके मंत्रालय की मंत्री है। इनके द्वारा बोला गया है कि हम OSC वन स्टॉप सेंटर खोलेंगे। अब ये OSC किससे संबंधित है? ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये सेंटर है। इसमें महिलाओं के द्वारा किसी भी प्रकार का यौन शोषण हुआ, रेप हुआ या किसी प्रकार की महिला पर घरेलू हिंसा हो रही है, इन सब के बारे में लीगल कार्रवाई के लिए ये OSC जो वन स्टॉप सेंटर है ये खोले जा रहे हैं। और भारत में अभी हाल में 300 से प्लस की बात करता हूँ, एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है, लेकिन 300 प्लस जो कि OSC जो सेंटर है भारत में खोले गए हैं। और अभी हाल में बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बोला गया है कि जो ये OSC सेंटर है इनको विदेशों में भी खोलेंगे। कहाँ पर खोलेंगे? विदेशों में भी ये खोले जाएंगे। और विदेशों में कितने खोले जाएंगे? 9 देशों में कितने सेंटर खोलेंगे? 2 OSC सेंटर खोले जाएंगे। कितने दोस्तों? तो साथ ही 9 देशों में 10 सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि 9 देशों में 10 सेंटर कैसे खुल सकते हैं? तो दोस्तों एक देश है सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब। इसमें खोले जाएंगे 2 सेंटर। कितने? 2 सेंटर इसमें खोले जाएंगे। किसमें? सऊदी अरब में। तो 9 देशों में 10 OSC सेंटर खोले जाएंगे। भारत में 300 प्लस अधिक है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री है स्मृति ईरानी, इनके द्वारा ये बोला गया है। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। आपने निर्भया हत्याकांड सुना होगा, जो कि आपको अच्छी तरह पता होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी में दोस्तों। तो देखिए आप, इंडियन गवर्नमेंट टू सेट अप वन स्टॉप सेंटर्स अक्रॉस 9 कंट्रीज, WCD मिनिस्टर। ठीक है, ये चीज़ आपको बोल दिया, मैंने आपको बता दी। ये है आपकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री स्मृति ईरानी। और आगे चलते हैं, बात करते हैं तो किस देश में ये खोली जा रही है। तो ये खोला जा रहा है दोस्तों किस देश में? तो ये खोला जा रहा है OSC विल बी सेट अप इज इन कुवैत, ओमान, जो बहरीन जो देश है, बहरीन, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, कतर,
कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में ये खोला जा रहा है। ठीक है, ये खोला जा रहा है। और जो 2 खोले जा रहे हैं वो कहाँ खोले जा रहे हैं? वो सऊदी अरब में खोला जा रहा है। 2 कहाँ खोला जा रहा है? सऊदी अरब में। इंडिया की बात करते हैं तो 300 प्लस जो ये 300 प्लस यहाँ पर इंडिया में खोले जा चुके हैं। ये हो गई ओएससी सेंटर के बारे में पूरी जानकारी। ये क्या करेगा? तो ये प्रोवाइड कराएगा दोस्तों मेडिकल सुविधा। एक सेकेंड, ये कराएगा आपको सोशल काउंसलिंग, मेडिकल सपोर्ट, लीगल सपोर्ट, ये सारी चीज़ें, ये सारी सुविधा कौन उपलब्ध कराएगा? वन स्टॉप सेंटर स्कीम के तहत ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। घरेलू हिंसा से बचने के लिए, यौन शोषण से बचने के लिए, रेप वगैरह होते हैं उनसे बचने के लिए ये लीगल कार्रवाई करेगा वन स्टॉप सेंटर। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके पहले हम बात करते हैं तो इसके अलावा बात करते हैं इंदिरा गांधी मातृत्व योजना भी चलाई जा रही है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 90 क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 वर्षों में, कितने वर्षों में दोस्तों? 14 वर्षों में कहाँ के? इक्वाडोर के पहले दक्षिणपंथी बने राष्ट्रपति। पहले दक्षिणपंथी जो राष्ट्रपति बने, इस राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल में पहले 14 वर्ष में पहली बार गिलेर्मो लासो को, किनको? गिलेर्मो लासो को पहली बार 14 वर्षों के बाद में पहला दक्षिणपंथी राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। किनको? गिलेर्मो लासो को। जिसकी बात करता है इक्वाडोर की, तो ये इक्वाडोर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका के हिस्से में पड़ता है। ठीक है, आपने सुना होगा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ये सारी चीज़ें मैं बता दूं। और दक्षिण अफ्रीका के किस हिस्से में? ये इक्वाडोर पड़ता है उत्तर पश्चिम हिस्से में। इक्वाडोर कहाँ पड़ता है? उत्तर पश्चिम हिस्से में। मैं आपको मैप के द्वारा इसको समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये बात करते हैं और ये बात करते हैं इसमें जो शामिल है दक्षिण पश्चिम इक्वाडोर में कौन सा शामिल है? गैलापागोस जो द्वीप है, गैलापागोस द्वीप इसमें शामिल है। गैलापागोस द्वीप में इसमें शामिल है। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। आगे चलते हैं, बात करता हूँ इसी में। तो आपको एक तथ्यात्मक जानकारी कि इक्वाडोर के राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये नियुक्त किए गए हैं गिलेर्मो लासो ये नियुक्त किए गए 14 साल के बाद में, जो कि पहले दक्षिणपंथी राष्ट्रपति होंगे। ये एक प्रकार की बैंकर है, बिजनेसमैन है, राइटर है, पॉलिटिशियन है, ये सारी चीज़ें इनके अंदर कामयाबी है। और ये 47वें प्रेसिडेंट है इक्वाडोर के। कौन से है दोस्तों? 47 नंबर के ये प्रेसिडेंट है। 47 नंबर के ये प्रेसिडेंट है इक्वाडोर के। साथ में ये बैंकर है, बिजनेसमैन है, राइटर है एंड पॉलिटिशियन है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं इसमें। तो दोस्तों ये रहा साउथ अमेरिका का हिस्सा। दक्षिण अमेरिका का हिस्सा की बात करेंगे। ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका में बात करते हैं। ये उत्तर पश्चिम जो हिस्सा है दक्षिण अमेरिका का, तो यहाँ पर है दोस्तों इक्वाडोर। क्या है यहाँ पर? इक्वाडोर यहाँ पर है। ये आपको अच्छी तरह से मैप में दिखाई दे रहा होगा। इक्वाडोर यहाँ पर है। ये साउथ पैसिफिक ओशियन है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। ये इधर है नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसमें, आगे बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है यूपीएससी लेवल कंटेंट है, तो आपको एक बार इसको ध्यान से सुनना है। और आ गया दोस्तों धोखेबाज की बात आ गई। किसकी बात आ गई? धोखेबाज चीन की बात आ गई। और चीन के बारे में हम अच्छी खासी डेली जानकारी प्राप्त करते हैं कि चीन कितना धोखेबाज है। आगे बात करते हैं हम, आगे चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने चीन के 17+1, कौन सा दोस्तों? 17+1 समूह को छोड़ दिया है। तो 17+1 समूह को किसने छोड़ दिया, इसकी हम बात करेंगे डिटेल्स में। एक सेकेंड। 17+1 जो समूह छोड़ दिया, किसका समूह था? ये चीन का समूह था। और ये छोड़ दिया किसने, इसके बारे में बताऊंगा। अभी हाल ही में चर्चा में रहा देश कौन सा दोस्तों? लिथुआनिया। कौन सा देश? लिथुआनिया। अब ये लिथुआनिया देश ने क्यों छोड़ा, 17+1 क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने सुना होगा G20, G7, ब्रिक्स, ये सारे संगठन तो सर हमने सुने हुए हैं, लेकिन ये 17+1 होता क्या है, इसके बारे में आप डिटेल से बताइए। तो दोस्तों 17+1 क्या है? एक ये चीन के द्वारा बनाया हुआ संगठन है। इसमें चीन का जो रणनीति होती है ना, वो रणनीति क्या होती है कि सभी देशों को मैं
पकड़ के खा जाऊं, उनकी ज़मीन हब्जा लूँ, उनके लिए लालच देकर उनके जो एरिया में घुसकर उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लूँ। चीन की ये रणनीति बनी हुई है। अभी हाल ही में देखा होगा, जो हम्बनटोटा जो पोर्ट है श्रीलंका का, उसके बाद कोलंबो पोर्ट जो है उसका जो निर्माण कार्य वो चीन ने ले लिया है। जो कि श्रीलंका की जो बाई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे जो की बात करते हैं, हम अभी हाल ही में चीन के द्वारा ऐसे किया जा रहा है। और चीन का मतलब एक तरह से एक नज़रिया रहता है कि भारत को अच्छी तरह से घेरा जाए। हम बात करने वाले इस क्वेश्चन की 17+1 समूह की। तो 17+1 समूह है जो चीन का है। इसमें क्या है कि 17 देश शामिल है। और ये 17 देश कहाँ के दोस्तों? तो ये 17 देश है बाल्टन जो सिटी है, बाल्कन खाड़ी के जो देश है, बाल्कन खाड़ी के जो देश है, उन बाल्कन खाड़ी के देश इसमें शामिल है। और ये खुद क्या है? चाइना है। ये क्या है? खुद एक चाइना है। तो ये बाल्कन खाड़ी के जो देश है, लिथुआनिया वगैरह जो भी गरीब देश है, इनको शामिल किया हुआ है इस संगठन में। जो कब से शामिल किया हुआ है? 2012 से इसमें शामिल किया हुआ है। और बोला गया है कि आप आओ, आप हमारे साथ इस संगठन में शामिल हो, आपके देश का विकास कार्य हमारे द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा ये बोला गया? लेकिन ये चीन के द्वारा बोला गया। और जो चाइना के द्वारा बोला गया, तो इस समूह को छोड़ दिया है लिथुआनिया ने। अब चीन क्या है? लिथुआनिया जो देश है वो चीन और रूस का समर्थक था। कब था? 2012 तक था। लेकिन अब ये समर्थक नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि जो विश्व का चौधरी है वो लिथुआनिया को क्या करता है? बोलता है भैया तू छोड़ दे, मैं करूँगा, तेरा साथ मैं दूंगा। ये साथ नहीं देगा तो मैं साथ दूंगा, तू इसको छोड़ दे। चीन की जो रणनीतियाँ रहती है वो रणनीतियाँ रहती है दोस्तों, एक तरह से उनको पसंद, और इसको पसंद की बात बोलकर चला गया छोड़कर कि भैया तेरी इस मीटिंग में गंद आती है और मैं जा रहा हूँ इसको छोड़कर। अब बात करते हैं जो बाल्कन कंट्री है, एस्टोनिया, लिथुआनिया, जो 17 देश है लगभग, ये चाइना इनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता था इसके बारे में चलो आगे चलता है, डिटेल्स में इसमें बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए एक सेकेंड, तो ये देखिए आप, लिथुआनिया क्वार्स डिवाइडिस चाइना ग्रुप, या आपने लिथुआनिया के बारे में एक पत्रकार के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया था। इसके बारे में ये देखते हैं, 17+1 कंट्री इसमें शामिल है। 17+1 कंट्री शामिल है और इसको बोला जाता है CEEC। क्या बोला जाता है दोस्तों? CEEC बोला जाता है। CEEC इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 17+1 संगठन में चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज। क्या कौन कौन है? चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्री है, यूरोपियन कंट्री जो इसमें शामिल है 17+1 संगठन में। इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। इसमें क्या करता है? ये चाइना जो है इन्वेस्टमेंट करता है और इनको बुलाता है लालच देकर अपने पास में। जो देश शामिल है, इन देश की मैं बात करता हूँ। जो 17 देश शामिल है वो 17 देश है दोस्तों, कौन कौन से? तो वो है एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ठीक है, रिपब्लिक सोवाल्का, हांगकांग, रोमानिया, ये सारे देश शामिल है। अब आप बोलोगे सर ये पोलैंड वगैरह भी क्या इसमें शामिल है? अरे भैया एक दो देशों को तो अमीर को तो रखेगा ना, ताकि लगे इसको भाई ये क्या है, लालच वाला काम नहीं है, हम सबकी देशों की प्रोग्रेस करना चाहता है। ये चीन की राजनीति बनी हुई है, इसने सभी को घेर रखा है। ऐसा नहीं भारत के ऊपर ही आक्रमण करता है। तो इन 17 देशों को इन्होंने शामिल कर रखा है किसमें? 17+1 संगठन CEEC में। आगे बात करते हैं इसमें, तो इसमें बात करता हूँ मैं, जैसे कि ये 17 देश है जो कि बाल्टन जो सिटी है उसमें ये शामिल है। ये बाल्टन कंट्रीज है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लतविया और लिथुआनिया, ये है बाल्कन खाड़ी। ये दोस्तों क्या है? बाल्कन खाड़ी। और इन देशों को इसने शामिल किया हुआ है। यहाँ पर है बाल्कन खाड़ी, और ये बाल्कन खाड़ी की ये देश है। और इसमें से छोड़ दिया किसने? लिथुआनिया ने। बिल्कुल बेइज्जती कर दी किसकी? चाइना की। ये बात थी दोस्तों। और शी जिनपिंग के द्वारा इसमें एक योजना चलाई जा रही थी, वन रोड बेल्ट, जिसमें सभी देशों में क्या किया जाए? पानी का विकास किया जा रहा था, नलों का विकास किया जा रहा था, इधर से रोड निर्माण का कार्य किया जाता है। ये सारी योजनाएं शी जिनपिंग के द्वारा चलाई जा रही थी इन देशों में। ये थी दोस्तों खबर, जो थोड़ी सा मैंने समझाने का प्रयास किया लिथुआनिया के द्वारा। और 2012 में इनका समर्थक था। ये 2012 की कंट्रीज थी जो इसमें शामिल थी चाइना के द्वारा। चाइना में शामिल थी, जो अभी हाल ही में एक देश इनका कम हो गया, बेचारा छोड़ के चला गया। ये सारी चीज़ें इनकी शामिल है।
2000 से 2020 का ये डायग्राम फ्लो चार्ट में आपके सामने मेहनत करके लेकर आया हूँ, ढूंढ कर लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको लिए इतनी मेहनत की जा रही है। सेशन को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और साथ में बताते रहिए दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है आपको। ये दोस्तों बाल्कन कंट्रीज है, बाल्कन कंट्रीज की हम बात कर लेते हैं। तो बाल्कन कंट्रीज में ये सारे देश शामिल है और इन बाल्कन कंट्रीज को ये फंसाया हुआ है, ये बाल्कन कंट्रीज है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें ग्रीस भी शामिल है, अल्बाना शामिल है, कोसोवो, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। आगे चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लिथुआनिया के जो है ये फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्री, इनके द्वारा बोला गया है लिथुआनिया नो लॉन्गर, क्या बोला गया दोस्तों, देखिए एक मिनट इनका स्टेटमेंट। लिथुआनिया नो लॉन्गर कंसर्न्स दैट इट्सेल्फ 17+1 फॉर्मेट मेंबर एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस इंटेंटिव। ये इनके द्वारा बोला गया है, जो लिथुआनिया के प्रेसिडेंट है। ये देखिए आप शी जिनपिंग, और ये इनकी मीटिंग में भाग लेने वाले मेंबर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का, बात करते हैं इसके। हाल ही में एनजीटी ने, किन्ने ना दोस्तों, एनजीटी ने, एनजीटी क्या होती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके द्वारा बन्नी घास के जो मैदान है, बन्नी घास के जो मैदान है, उन घास के मैदानों को चरवाहों के लिए, जो गाय भेड़ बकरियां भैंसे चराते हैं, उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए यह बोला गया है, किसने, एनजीटी ने, कि इसको बरकरार रखा जाए। यहाँ पर जो भी चराने वाले आते हैं उनको यहाँ पर आने दिया जाए। और इसमें यह घास के मैदान कहाँ स्थित है, तो ये घास के मैदान स्थित है दोस्तों गुजरात में। दोस्तों गुजरात के जो कच्छ क्षेत्र है, गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है, इस गुजरात के कच्छ क्षेत्र के निकट में है कौन से, बन्नी घास के मैदान। अब क्या हुआ था कि गुजरात में आने वाले, क्या होता है राजस्थान में, इनमें क्या होता है कि सर्दियों के टाइम बारिश के मौसम में तो क्या होता है कि जो गाय भेड़ बकरियां चराने वाले जो लोग होते हैं, जिनको एक तरह से हमारे राजस्थान के क्षेत्र में बोला जाता है एक तरह से गडरिया, तो ठीक है, तो इन गडरियों को क्या बोला गया कि अभी हाल में गडरियों को जो बोला गया है कि यहाँ पर क्या है, नहीं चलाने दिया जाएगा, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। लेकिन जो ये क्या होता है, एक तरह का एनजीटी है, जो एनजीटी क्या काम करता है, सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम करता है, पर्यावरण को रिलेटेड, पर्यावरण से संबंधित, ठीक है। तो एनजीटी के द्वारा बोला गया है कि जो बन्नी घास के मैदान है दोस्तों, बहुत बड़ा मैदान है, बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा मैदान है, जिसमें कि आप है ना हजारों गाय भैंसों को आप चरा सकते हो, ऐसा मैदान है। उसमें ये इनको अलाउ कर दिया चरवाहों को, इन चरवाहों को अलाउ करके इनके अधिकारों को बरकरार रखा गया। आगे मैं बताता हूँ, ये देखिए आप, तो ये देखिए आप, ये देखो एनजीटी अपलोड्स राइट ऑफ पेस्टोरिट्स, जिनको चरवाहों की बात की है, इन बन्नी ग्रास लैंड वांट टू इनक्रोचमेंट रिमोट। तो ये है दोस्तों बन्नी घास का मैदान, देखिए आप, ये है दोस्तों बन्नी घास का मैदान, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है दोस्तों बन्नी घास का मैदान, जो कहाँ स्थित है, ये स्थित है गुजरात में। ये बोला गया है एनजीटी के द्वारा। आगे मैं बताऊंगा इसी के बारे में। तो ये देखिए पूरा, ये एनजीटी के द्वारा ये बन्नी घास का मैदान है। आप बोल रहे होंगे सर ये तो सूखी पड़त खेती दिखाई दे रही है। नहीं दोस्तों, जो ये पौधे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, इस लेयर में यहाँ पर जो पौधे दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को खाने के लिए कौन आते हैं, जानवर पशु जो आते हैं चरवाहों के द्वारा यहाँ पर लाया जाता है। बन्नी घास के मैदान की बात करते हैं तो ये बन्नी घास का एरिया है जो कि कच्छ के क्षेत्र में पड़ता है। ये है बन्नी घास का मैदान। आगे चलते हैं, इसमें देखिए कैसे ये चरवा अपनी गाय भैंसों को चरवा रहा है, इसमें ये चराए जाते हैं। और हम बात करते हैं जो वहाँ के जो चरवा है उनको बोला जाता है, उनकी भाषा में क्या बोला जाता है, वहाँ की जो भाषा में बोला जाता है मालधारी। क्या बोला जाता है उनको, मालधारी उनको बोला जाता है। जो चरवा होते हैं वहाँ के, उनको बोला जाता है मालधारी। ये देखिए आपको राजस्थान में ऐसा दिखाई देता होगा, और रोड पे हजारों भेड़ बकरियों के साथ आते हैं गडरिया, जो कि रोड को बिल्कुल जाम कर देते हैं। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। तो ये बन्नी घास का मैदान एक तरह से देखा जाता है तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है, जिसमें गडरिया चरवा अपने गाय भैंस भेड़ बकरियाँ चराने जा सकते हैं। ये बात बोली गई है एनजीटी के द्वारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा ये बात बोली गई है। ये देखिए दोस्तों आप, एक सेकेंड,
एक सेकंड, ये रहे दोस्तों एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2009 को। एनजीटी के बारे में आप तथ्य नोट कर लीजिए, 24 नवंबर 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्थापित है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। आगे चलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहाँ पर बने हुए हैं। तो ये जो वेस्टर्न जोन है ये तो पुणे में है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का वेस्टर्न जोन कहाँ है? पुणे में। ये जो सेंट्रल जोन है ये भोपाल में। ये प्रिंसिपल बेंच जो ये कि न्यू दिल्ली में। ईस्टर्न जोन है वो कोलकाता में। और आगे बात करते हैं जो साउथ जोन है वो कहाँ है? चेन्नई में। ये इसके नेशनल ग्रीन एनजीटी के 4 जोन हैं, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई और पुणे। ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा है, अच्छी न्यूज़ मिल रही है, अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी बड़ा एग्जाम हो, उसमें आपके लायक है। तो एक बार धमाकेदार शेयर करके लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आज का, लास्ट क्वेश्चन मानते हैं इसको। और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भगोड़ा मेहुल चोकसी, क्या नाम है दोस्तों? मेहुल चोकसी। और ये मेहुल चोकसी ये दोस्तों ये बिल्कुल भगोड़ा है। और ये किसके चाचा है? ये चाचा है नीरव मोदी के। किसके चाचा है दोस्तों? नीरव मोदी के चाचा है। अब इनका दोनों ये क्या है, एक प्रकार एक ज्वेलर्स है। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि एक घोटाला किया जो कि बहुत बड़ा घोटाला था, जिसको हम बोलते हैं पीएनबी घोटाला। कौन सा घोटाला? पीएनबी घोटाला। और इस पीएनबी घोटाले के अंतर्गत इन्होंने 14,500 करोड़ की इन्होंने क्या किया? घोटाला किया। अब बात करते हैं तो ये क्या किया इन्होंने, हाल में भगोड़ा मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा, कहाँ पर चला गया? एंटीगुआ और बारबुडा, ये 2 देश है। बारबुडा ये 2 देश थे, एक प्रकार का द्वीप है जहाँ पर ये देश है एंटीगुआ और बारबुडा। यहाँ पे चला गया और यहाँ से भी ये लापता हो गया। और ये किस घोटाले में दोषी पाए जाने पर पल्ले 12 से भागा था? तो ये पीएनबी का इसने घोटाला किया था 14,500 करोड़ रुपए का। घटना ये थी दोस्तों कि जो एंटीगुआ बारबुडा में ये पहुँच गया था। अब क्या होता है कि विदेशी देशों का क्या होता है, विदेशों के साथ एक संधि होती है, प्रत्यारोपण संधि। कौन सी संधि होती है? प्रत्यारोपण संधि होती है। अब इस प्रत्यारोपण संधि में क्या होता है कि जो भी कोई भी किसी भी देश का कोई नागरिक कोई भी कांड करके भाग जाता है, भारतीय संपत्ति को लूटकर या कोई भी घोटाला कर या कुछ मर्डर वगैरह कर या बम विस्फोट कर या किसी भी ऐसा कांड करके चला जाता है विदेश में। और विदेश में चला जाता है तो वो क्या होता है कि विदेशों के द्वारा जैसे भारत के साथ प्रत्यारोपण संधि की हुई है, और ऐसे देश में चला जाता है जिस देश में प्रत्यारोपण संधि की हुई है। तो ये प्रत्यारोपण संधि करने के बाद क्या होता है, उस देश के द्वारा वापस लौटा दिया जाता है कि भैया ये तुम्हारा मुजरिम है, तुम इसको संभालो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर कि ये तो प्रत्यारोपण जो संधि है क्या ये एंटीगुआ बारबुडा के साथ भी हो रही थी? नहीं दोस्तों, इसके साथ नहीं हो रही थी। लेकिन क्या होता है कि एक अच्छे कर्म होते हैं ना, वो अच्छे कर्म के कारण किसी न किसी को एक ना एक दिन झुकना पड़ता है। अब ये चले गए मेहुल चोकसी इन देशों में, इन द्वीपों में ये चले गए। अब इन दो ये छोटे छोटे द्वीप है, मतलब इनको पैसों से खरीद भी लिया जाए ना तो ये क्या होते हैं, बिक जाते हैं। तो यहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा अभी हाल में बोला गया है, तो पहले बात ये चले गए। ठीक है, ये चले गए, वहाँ पे रहने लग गए। अब वहाँ पे रहने लग गए तो वहाँ की जो उन्होंने पैसा भी दिया होगा, ऐसी बात नहीं रहने के लिए। उनकी वहाँ के जो राष्ट्रपति है, पीएम है, इन्होंने इसके लिए तो सिक्योरिटी लगा दी होगी, इतने पुलिस वाले तैनात कर दिए होंगे। लेकिन हुआ क्या अभी कि भारत के द्वारा जो कोवैक्स गठबंधन था उसको कोविड महामारी के दौरान भारत के द्वारा जो कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जा रही थी दूसरों देशों को, और वो कोरोना वैक्सीन कहाँ पहुंच गई, एंटीगुआ बारबुडा पे पहुंच गई। तो वहाँ के राष्ट्रपति ने सोचा कि यार भारत तो अच्छा देश है और भारत का ये कैदी हमने यहाँ पे बिठा रखा है, इसको सुरक्षा दे रखी है, इसको खाना खिला रहे पिला रहे सेवा कर रहे अपन तो, और भारत ने अपने कितने नागरिकों की जान बचाई है, तो हम उसके साथ गद्दारी नहीं करते। तो उसने क्या किया, वहाँ के जो राष्ट्रपति है, वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा बोला गया, देखिए स्टेटमेंट में बताता हूँ आपको, एक सेकेंड, इनका स्टेटमेंट मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद बताऊंगा सारी चीज़ें। तो देखिए एक सेकेंड, ये वहाँ के राष्ट्रपति एंटीगुआ के, और इनका नाम क्या है दोस्तों, तो इनका नाम है गैस्टन ब्राउन। क्या नाम इनका, गैस्टन ब्राउन, जो कि कहाँ के राष्ट्रपति है, ये गैस्टन ब्राउन राष्ट्रपति है एंटीगुआ के। अब इनके द्वारा बोला गया है
कि ही ब्रिंग्स नो वैल्यू टू आवर कंट्री एंड वी आर कोऑपरेटिंग फुली विद द इंडियन गवर्नमेंट टू हैव ए हिम एक्स्ट्रा डाइटेड। जो उनके द्वारा भेजी गई कोरोना वैक्सीन है, इसके कारण हम उनके मतलब ये बने हुए हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। और जो हमारे देश में छुपा हुआ है मेहुल चोकसी, इसको हम आपको सौंपते हैं। जैसे ही मेहुल चोकसी को ये बात पता लगती है, वो गाड़ी में बैठकर भागने लगता है और गाड़ी में बैठकर भागने लगता है। लेकिन वर्तमान में आपको जो खबर मिलती है कि इसको पकड़ लिया गया है। और जो नीरव मोदी है, इस नीरव मोदी को भी दोस्तों ब्रिटेन की जेल में पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि नीरव मोदी बाहर है, नीरव मोदी भी जेल के अंदर है और इसको प्रत्यारोपण संधि के तहत भारत में लाया जाएगा। ये चीज़ बोला गया है इनके द्वारा कि इन्होंने जो भारत ने कोवैक्सीन में भारत के द्वारा जो वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है, ये देखिए कि वी थैंक पीएम मोदी। ये वैक्सीन इनके द्वारा पहुंचाई गई थी मोदी जी के द्वारा इनके लिए, इसके लिए इन्होंने थैंक्स बोला है। और हम बोल रहे हैं कि हम है ना आपका जो कैदी है, इसको हम आपके लिए लौटा देंगे। ये थे दोस्तों मेहुल चोकसी, ये नीरव मोदी, ये एक प्रकार के ज्वेलर्स है जो पुलिस के अरेस्टिंग से भाग गए थे। ये मेहुल चोकसी है जिसने पीएनबी स्कैम किया था। ये सारी चीज़ें आप देखिए और ये देखिए आप, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको डिटेल से समझा दी और क्या मामला था, पीएनबी घोटाला कितने का हुआ था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये सारी थैंकफुल हो गया। ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए रहने वाला है। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको बताना है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। हाल में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल द्वारा किस राज्य में लुप्त प्राय अफ्रीका वायलेट पौधे की खोज की गई है? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम या मणिपुर। तो किस राज्य में ये खोज की गई है, साथ में किसके द्वारा खोज की गई है? क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है क्लास खत्म होने के बाद। और साथ के साथ में बताना है कि सेशन कैसा लगा। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और साथ में आपको एक सेकेंड, ये आपको लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना है। सभी साथियों को बताना है कि जो हमारी क्लास चल रही है यूपीएससी, आरएएस, रेलवे, बैंक सभी के लिए ये क्लास है दोस्तों। तो देखना बिल्कुल ना भूले। डेली मॉर्निंग मंडे टू सैटरडे ये क्लास रहती है और संडे को स्पेशल आपका वीकली करंट अफेयर्स हो गया। और वो प्रत्येक संडे ये वीकली करंट अफेयर्स रहता है। थैंक यू, लव यू ऑल, धन्यवाद दोस्तों।